नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। यहाँ पर हम सबसे पहले आज एक नई क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास किससे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी के कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको अप्रोच भी समझ में आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन में भी दो लेवल के हैं, लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन और लेवल सेकंड। लेवल सेकंड थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे और लेवल फर्स्ट के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यूअस एग्जाम्स में देखे जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम वाटर सप्लाई का सबसे पहला चैप्टर वाटर डिमांड से रिलेटेड हमारे पास पहले चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ अ पॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वाटर कंट्रोल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड 3 जो एक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें जो सबसे पहले आता है, जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार जब थी मैम की, तो उस समय 1974 में ये एक्ट लागू हुआ था। और अगर बात करें इसको इन्फोर्स करने की, मतलब ये फुल फ्लैश जब आया था तो 1976 में ये अच्छे से अपने पास यूज़ होने लगा, या फिर कहें इन्फोर्स्ड हुआ था। 74 में इसका प्रस्ताव आया था और 71 में ये। इसी प्रकार से एक और एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक और एक्ट इंपॉर्टेंट होता है द एयर, यानी कि यहाँ पर बस केवल क्या आ जाए, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास जो आया था, तो एयर से रिलेटेड जो एक्ट हमारे पास पार्लियामेंट ने पास किया था वो आया था 1981 से। और इसके बाद एक और एक्ट आया जो कि बहुत सारे एस्पेक्ट वो अपने अंदर कंट्रोल करता था। ये तो वाटर और एयर से रिलेटेड, बाकी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से लेके द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो ये 3 तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 1986 वाली जो डेट है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। 1974 जो है वो बेसिकली द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड है, और 1981 जो है वो एयर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्ट ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हमने पहले से ही शुरू किया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड अगर और भी आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो वो क्वेश्चन क्या होंगे, शुरुआत में जब हमारे पास बात करें डलहौजी के टाइम पे एक एक्ट पास हुआ था। डलहौजी के टाइम पे भी एक एक्ट पास हुआ था। एक बार डस्टर ले लेता हूँ। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1927। तो मैंने कहा आपको दो सन तो याद हो गए, 1974 और 1981 और 1986 द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा हमारे पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो हमारे पास आया है 1927 में। ये आपको याद रखना है, 1927 में। और इसके अलावा एक और एक्ट है कि पब्लिक की लाइबिलिटीज़ क्या होती है, मतलब जो एक्ट है उनमें तो उनके बारे में उनके लिए सज़ा और प्रावधान दिखाए गए हैं एक्ट में, परंतु कुछ लाइबिलिटीज़ और होती है। तो एक एक्ट और आप याद रख लेना, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। कुल मिला के आपके पास 3 तो वो और 2 ये 5 डेट आपको, या फिर कहें 5 सन जो है आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी हमारे पास 1927 में आया। यानी 1927 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों इसी सन में आए थे अपने पास, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय की बात है। इसके अलावा हमारे पास पब्लिक लाइबिलिटीज़ एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 सन है जो आपको याद रखने। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है अब आपके लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा ये, है ना। तो 1974, 1976 में वो लागू हुआ था। अगर 1974 ऑप्शन में ना हो तो 1976 होगा। इसके अलावा 1981 एयर वाला, इसके अलावा 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एक 1927 में 2 फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अलावा हमारे पास एक पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो ये कुछ एक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे ख्याल से आराम से दे सकते हैं। क्या होगा बच्चों, बताओ, उससे बताइए आप क्या होगा। द वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो होगा उसमें आंसर हमारे पास होगा बी 19
74। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड जो होता है वो एलपीसीडी में वाटर डिमांड की जो यूनिट होती है, हमको भी पता है, जो हम वाटर डिमांड की बात करें, एवरेज डेली डिमांड जो बात करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एलपीसीडी। तो यहाँ पर जो एलपीसीडी है, एलपी का मतलब होता है लीटर, पीसी का मतलब जो है वो है पर कैपिटा, पर कैपिटा, और डे का मतलब होता है पर कैपिटा पर डे। ठीक है, पर कैपिटा पर डे। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो वाटर डिमांड नापी जाती है, एवरेज डेली डिमांड या एनुअल एवरेज डेली डिमांड, वो बेसिकली किस में नापी जाती है, यूनिट क्या होती है, एलपीसीडी होती है। और एलपीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, लीटर पर कैपिटा पर डे। देखिए इसको ऐसे समझे, वाटर डिमांड की बात करें तो आपको पता ही है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करना हो उससे पहले हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वाटर डिमांड। अब वाटर डिमांड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। एक बार तो वाटर डिमांड की बात करें तो एलपीसीडी की बात करें तो वाटर डिमांड में जो एलपीसीडी वो क्या होता है, लीटर पर कैपिटा डिमांड नहीं होती। डी का मतलब डिमांड नहीं है, डे है, डे मतलब डेली, तो ये भी गलत हो गया। लीटर पर कैपिटा डिमांड नहीं आता, लीटर पर्सन कैपिटा डिमांड नहीं, लीटर पर कैपिटा डिमांड, डेली डिमांड है ना, पर डेली है ना। तो हमारे पास पर डे या डेली कह सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, पर ये बेसिकली निकाली कैसे जाती है, पर कैपिटा पर डे की जो डिमांड होती है वो निकाली कैसे जाती है, तो एवरेज डेली डिमांड, इसको हम बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली डिमांड, या फिर इसको नॉर्मली हम बोल देते हैं एवरेज डेली डिमांड। एनुअल लगाते भी नहीं है, एवरेज डेली डिमांड। तो भैया इसको निकालते कैसे हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल वाटर सप्लाइड टू द सिटी या टाउन जो भी है, ठीक है, लीटर में पूरे साल भर, इन अ ईयर, पूरे साल भर कितना पानी दिया गया ये हमको पता हो, ये तो पूरे साल भर का है। तो औसत कितना दिया, एक दिन का कितना दिया है हमारे पास, 365, ये पूरी सिटी को दी हुई है। और किस जनसंख्या पर हमने उस पानी को दिया, एक तो होती है करंट पॉपुलेशन, एक होती है फोरकास्टेड पॉपुलेशन। तो हमेशा हम कैलकुलेशन जितनी भी करते हैं फोरकास्टेड पॉपुलेशन पे करते हैं, पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है, जो कि अगले चैप्टर में हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा डिजाइन पॉपुलेशन। ठीक है, डिजाइन पॉपुलेशन यानी कि जो वाटर सप्लाई की गई वो कितनी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है हमारे पास उस सिटी की जनसंख्या का डिजाइन पॉपुलेशन का डिवाइड करेंगे तो एक आदमी की आ गई टोटल सप्लाई, क्योंकि हम घर जाके तो पता कर नहीं सकते एक एक आदमी से। तो हमने क्या किया, जो पीएचईडी डिपार्टमेंट या वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास गए और उनसे पूछा कि भैया आपने टोटल कितना साल भर में किया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द सिटी इन अ ईयर, तो एक दिन में कितना किया, क्योंकि हमको एवरेज डेली की बात करें तो 365 का भाग दे दिया तो एक दिन आ गया। और भैया एक पर कैपिटा मतलब एक आदमी पर, तो एक आदमी पर कितना होगा, तो जिस पॉपुलेशन के लिए हमने वो पानी भेजा था उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये अपने पास कितना हो गया, डिजाइन पॉपुलेशन के हिसाब से भाग दे दिया, तो ये आ गया। और इसी को हम फिर कहते हैं किस में नापते हैं, एलपीसीडी में। और ये पर कैपिटा डिमांड जो होती है, इसमें कितनी डिमांड होती है, अगले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और अच्छे से डिस्कस होगा, पर आपको याद है बिल्कुल अच्छे से कौन कौन सी होती है, 6 डिमांड होती है, डोमेस्टिक, दूसरा इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, पब्लिक डिमांड, वेस्ट एंड थेफ्ट और फायर डिमांड। तो ये 6 डिमांड का जो योग होता है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से इजीली आप लगा सकते हो, आंसर क्या होगा, लीटर पर कैपिटा डेली या पर डे। ठीक है, अगला आ जाओ हमारे पास। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख जाए। पर कैपिटा डिमांड, क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चंस पर भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ धीरे धीरे अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपके पास ये पूरा फुल फ्लैश अपने पास क्वेश्चनों के थ्रू हम थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके उतारना चाहो तो उतार लीजिए, वैसे मेरे को लगता है कि आप सबको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। अगर आगे बढ़े हम थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर आपके पास, पर कैपिटा डिमांड इज, पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, अभी मैंने बताई। देखिए पर कैपिटा डिमांड हमेशा क्या होती है, एवरेज एनुअल डेली डिमांड होती है, एवरेज एनुअल डेली डिमांड। तो ऑप्शन ए को देखें तो एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई अ
1% मंथली एवरेज होती है, एनुअल एवरेज होती है। तो कौन सी होती है? एनुअल एवरेज होती है। क्योंकि देखिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, आपने अभी देखा होगा वीडियो, तो उसमें देखा तो पूरे साल भर हमने कितना पानी सप्लाई किया, पहले तो ये किया जाता है, देन हमारे पास क्या किया जाता है उससे रिलेटेड, फिर हम 365 का भाग देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वीकली नहीं होता, मंथली नहीं होता, क्या होता है, एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायरमेंट बाय अ 1%। देखिए इसको ऐसे देखो, मान लीजिए हमारे पास अगर बात करें तो वाई एक्सेस पर अगर मैं किसको, इस वाटर डिमांड का पूरा फंडा समझो, एक बार वाटर डिमांड का पूरा फंडा समझो। अगर हमारे पास वाटर डिमांड को यहाँ ले लूँ और यहाँ पर मैं टाइम को ले लूँ डेज में, तो हर दिन डिमांड, मान लीजिए किसी दिन डिमांड कम होती है, जैसे अपन देखें तो विंटर सीजन में डिमांड कम होती है, रेनी सीजन में कम होती है, फेस्टिवल सीजन बहुत चला जाता है, गर्मियों में ज़्यादा चली जाती है। तो अगर हम किसी सिटी की 365 दिन का आंकड़ा देखें तो कभी ये डिमांड कम होती है, कभी ये डिमांड ज़्यादा होती है, कभी ये डिमांड ज़्यादा थी और मान लो होली दिवाली के समय ये डिमांड और ज़्यादा थी, कभी कम हो गई, ठीक है, विंटर सीजन में और रेनी सीजन में। तो इस तरह पूरे साल भर 365 दिन तक ये डिमांड फ्लक्चुएट करती है। तो अब हम किस डिमांड को अपना रेफरेंस माने, उसके लिए हम एक डिमांड डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड या एवरेज डेली डिमांड। तो एवरेज डेली डिमांड मतलब एक औसत रूप से इन सब का औसत ले लिया और इसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, क्यू, ठीक है, इसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, क्यू। तो पर कैपिटा डिमांड हमेशा औसत होता है किसका, एनुअल का, एवरेज एनुअल डेली डिमांड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, सी, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। होली दिवाली, मान लीजिए होली के दिन सबसे ज्यादा पीक डिमांड थी, ठीक है, तो वो एवरेज से बहुत ज्यादा थी, तो इन चीज़ों को होना चाहिए। फिर एवरेज के रेस्पेक्ट में हम आगे देखेंगे वेरिएशन, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड, इन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे आगे, वेरिएशन फैक्टर किस तरीके से वेरी करती है। पर स्टैंडर्ड जो पैमाना है हमारे पास वो कौन सा है, एवरेज डेली डिमांड का। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल से आपके पास आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। आगे देखिए हमारे पास क्या है, आगे है कि पर कैपिटा कंजप्शन, जो पर कैपिटा कंजप्शन है उसको प्रभावित करने, ये उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। इस तरीके से अपन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपकी जो थ्योरी है वो भी क्लियर होगी और क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आते हैं ये भी हमारे पास क्लियर आएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूँ। हाँ, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, एवरेज डेली डिमांड जो है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड, उसकी बात कर रहा है ये कह रहा है कि हमारे पास जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय किस से, क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है जी, बिल्कुल करती है। हाँ, अगर समर सीजन होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर सीजन होगा तो डिमांड कम होगा। एक क्वेश्चन और होता है यहाँ पर, सबसे कम डिमांड कौन से सीजन में होती है, तो सबसे कम वाटर डिमांड जो होती है वो कौन से सीजन में होती है, रेनी सीजन में सबसे कम वाटर डिमांड की जरूरत पड़ती है। विंटर में कम पड़ती है पर रेनी सीजन में और भी कम पड़ती है, तो समर में ज़्यादा होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे वाटर डिमांड डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है जी। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है जी, बिल्कुल करती है। क्वालिटी, जितना अच्छा क्वालिटी का वाटर हम सप्लाई में देंगे उतना ज़्यादा वाटर डिमांड बढ़ेगी। अगर मान लीजिए यहाँ आपके पास वाटर सप्लाई जो है उसमें गंदा पानी जा रहा है या फिर गदला पानी जा रहा है तो लोग उसको कम यूज़ करेंगे, जो उनकी आवश्यकता है, बहुत नीड है, उसी को यूज़ करेंगे। तो जितना अच्छा क्वालिटी का पानी दोगे उतना ज़्यादा ही पानी क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब ऐसा करो कि आप क्या करो, गंदा पानी भेज दो, कम पानी यूज़ करेगा। अगर गंदा भेजा और लोग बीमार हुए तो भी तो आपकी नौकरी खतरे में है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपने पास क्या कहते हैं, गंदा पानी, पर जितनी अच्छी क्वालिटी का वाटर आप सप्लाई करेंगे उतना ही आपके पास क्या होगा, वाटर डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो आपके गली मोहल्लों में, जैसे अपने पास सबसे वाटर मेंस होती हैं, मेंस के बाद सब मेंस होती हैं, सब मेंस के बाद हमारे पास क्या होती है, ब्रांच होती हैं, और ब्रांच के बाद क्या होता है, ब्रांच के बाद आपके गली मोहल्लों में जो पाइपलाइन बिछी होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल पाइप। उसको क्या बोला जाता है, लेटरल पाइपलाइन। ठीक है, इन सबको हमारे पास क्या किया जाता है, इन सबको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन सबको बोला जाता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा होगा तो लीकेज लॉस ज़्यादा होंगे। लोगों के पास अच्छे प्रेशर पर पानी आएगा तो बिना मोटर चलाए ही पानी आ रहा है, तो लोग जब तक पानी आ रहा है तब तक यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर होगा उतना ही लीकेज लॉस ज़्यादा होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो डिमांड बिल्कुल डिपेंड करती है, बढ़ती और है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी ऑफ वाटर बढ़ाने तो बढ़ाते हैं। और दूसरा, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन पर तो निर्भर करेगी, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा डिमांड, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी डिमांड होगी। तो हम इस क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हैं कि भैया इसमें कौन सा सही है। मेरे ख्याल से कौन सा सही है, तो पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ो एक बार। ये कह रहा है कि जो हमारे पास पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, तो तीनों द्वारा होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी होती है हमारे पास, क्वालिटी ऑफ वाटर पर भी डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर पर भी निर्भर करती है और पॉपुलेशन पर भी निर्भर करती है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी पर निर्भर करती है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, परंतु जो अपन ने डिस्कस किया है उसको आप याद जरूर रखेंगे कि किसके साथ कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें रह गई है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, ये तो पता लग गया ना, क्लाइमेटिक कंडीशन पे कैसे निर्भर करती है। हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ही होगी, क्वालिटी पर निर्भर, प्रेशर पर जितना ज़्यादा होगा लीकेज लॉसेस बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइंट और छूटे, जैसे कि मान लीजिए अपने पास क्या पूछा, आपके पास वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम डेवलप्ड है। अगर डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम है किसी सिटी में तो उधर वाटर डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी, आप बताएं, कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम अगर है, डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम अगर है तो क्या होगा, देखिए अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं और पानी फ्लशिंग सिस्टम हमारे पास है, मतलब हम फ्लश कर रहे हैं और हमारे सामने से पानी गायब, सीवरेज सिस्टम में चला गया, सीवर लाइन के थ्रू चला गया, यानी आपके घर के आसपास नहीं बह रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप पानी ज़्यादा यूज़ करोगे। यहीं अगर आपके सिटी में कम डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम है, यानी वो आसपास ही कहीं पर लोकेलिटी आपको मतलब उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो आप उसको वेस्ट मतलब कम यूज़ करोगे, जिससे कि आपके क्या, क्योंकि उसकी हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। मान लिया आपने आपके घर के आगे ही कुंडा खुदवा रखा है, उसमें जा रहा है, टैंक खुदवा रखा है, उसमें जा रहा है पानी, तो आप उसी हिसाब से लिमिटेड यूज़ करोगे। सीवरेज सिस्टम होगा तो आपको पता ही नहीं लगा, तो आप ज़्यादा वेस्ट करोगे पानी को। ठीक है, यानी कि जितना डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम है, जितना डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम है उतना ही वाटर डिमांड बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलप्ड ही मत करो, नहीं ये नहीं है, परंतु डिपेंड कैसे करता ही है, डेवलप्ड करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड सीवरेज सिस्टम से गंदगी कम फैलेगी, बीमारियाँ कम होंगे, हेल्थ पर लोड कम आएगा, उससे फर्दर क्या होगा, ह्यूमैनिटी यानी देश आगे ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जवाब में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट है उनको पढ़ लो भाई, तो पढ़ लो, एक बार मिटा देता हूँ मैं इसको, पढ़ लो क्या कहना चाह रहा है, इसकी भी इच्छा पूरी करो। ठीक है, ये कह रहा है भैया हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन, द डेली पर कैपिटा कंजम्पशन वाटर अपेरेंटली इंक्रीज बाय, बताओ खुद से कब कब, डेली पर कैपिटा मतलब वाटर डिमांड जो होती है वो कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, बताओ खुद से। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये अपन पढ़ते भी हैं, जैसे डोमेस्टिक डिमांड में हम ऐसे पढ़ते हैं ना, डोमेस्टिक डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड में हम ऐसे पढ़ते हैं, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप के लिए ऑन एन एवरेज कितना पानी छोड़ा जाता है, 135 LPCD, और जो हाई इनकम ग्रुप होता है, हाई इनकम ग्रुप होता है उनके लिए वाटर सप्लाई में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है वो कितना होता है, 200 LPCD, 200 LPCD का वाटर हम सप्लाई करते हैं ऑन एवरेज रूप से। ठीक है, टोटल वाटर सप्लाई का डोमेस्टिक सप्लाई जो होती है वो 60 से 65% होती है, ये आपको पता है। ये टोटल मतलब 6 डिमांडों में से डोमेस्टिक का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, घरेलू कार्यों के लिए जो उपयोग में लाई जाती है उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है, 135 और 200। तो जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कार ज़्यादा है, व्हीकल्स ज़्यादा है, तो उनमें खर्च भी ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज सिस्टम मैंने अभी आपको समझाया था, अगर सिटी में सीवरेज सिस्टम अच्छा है तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मीटर सिस्टम, वाटर मीटर लगाओगे यानी कि जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो भैया अपने पास मीटर लगा देंगे तो डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब जितना अच्छा क्वालिटी का वाटर होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, उतना ही हमारे पास लो क्या आएगी, लो क्या आएगी अपने पास, क्वालिटी अच्छी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि बढ़ाता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बढ़ाता है, तो हमारे पास कौन कौन बढ़ाता है, हाई स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, सीवरेज सिस्टम अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, मीटर सिस्टम से कम होगी, ये रिड्यूस करेगा,
ये बढ़ाएगा नहीं, ये रिड्यूस करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। और जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही बढ़ेगा पानी डिमांड को, मतलब 1, 2 और 4 ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो बढ़ा रहे हैं। और मीटरिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास वाटर डिमांड को क्या करेगा, कम करेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देन आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मिटा दूंगे है ना, मेरे ख्याल से इसको कोई जरूरत नहीं है अब आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज आर डिक्रीज इन अ पर कैपिटा कंजम्पशन। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो पर कैपिटा कंजम्पशन को घटाएगा। देखिए अब सब कुछ हो गया था, आप खुद से बताओ। मीटरिंग सिस्टम घटाएगा जी, बिल्कुल, मीटर लगा दोगे तो घटाएगा। क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी तो बढ़ाएगा वो, तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा, हॉटर क्लाइमेट भी बढ़ाएगा। तो अगर बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि भैया क्या होगा, पर कैपिटा वाटर डिमांड को क्या करेगा, घटाएगा। तो आंसर हमारे पास इजीली आप लगा सकते हो, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलें, अगर मैं आगे चलें तो आगे क्या है हमारे पास, द आवरली वेरिएशन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये कंसेप्चुअल या अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टॉपिक का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड। तो हमने अभी एक चीज़, एक ग्राफ बनाया था कि भैया एक दिन किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन बहुत ज़्यादा, किसी दिन बहुत कम वाटर डिमांड होती है। इसलिए हम ऑन एन एवरेज डिमांडों की कैलकुलेशन की बात करते हैं, ऑन एन एवरेज की ही बात की जाती है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में पहले से ही क्लियर है, वेरिएशन इन डिमांड में। ठीक है, अब यानी कि डिमांड जो है वो वेरी करती है, किसी दिन ज़्यादा हो सकती है तो किसी दिन कम, और किसी दिन बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए वेरिएशन फैक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं गोडरिच फॉर्मूला। गोडरिच फॉर्मूला जो है वो बेसिकली क्या होता है, पीक डिमांड, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड जो होता है, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड जो होता है उसका रेशो को व्यक्त करती है। यानी पीक डिमांड और एवरेज डिमांड में जो सहसंबंध है या रिलेशन है उनको बताती है। तो गोडरिच फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 180% बोल दो या 1.8 इंटू में टी की पावर -0.1 एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोडरिच फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है ये 1.8 इंटू में टी की पावर -0.1, जहाँ पर हमारे पास क्या है, टी जो है वो हमारे पास डे में रखा जाएगा, डे में रखा जाएगा। अब देखो जैसे वेरिएशन की बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ पीक डेली डिमांड या मैक्सिमम डेली डिमांड, समझने की कोशिश करना, आसान सी चीज़ है। फिर हम क्वेश्चन सारे कर देंगे एक साथ ही। तो मैक्सिमम डेली डिमांड है, तो अगर हमको एवरेज, क्योंकि हमको जो क्यू पता है, पर कैपिटा डिमांड पता है, ये तो एवरेज डेली डिमांड ही तो है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड ही तो है, यानी क्यू पता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1.8 से गुणा कर दे किसको, एवरेज डेली डिमांड को, एवरेज डेली डिमांड को। तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाती है। देखिए इस फॉर्मूले का यूज, हम कोई कैलकुलेशन करने नहीं बैठे ऑब्जेक्टिव में, फिर भी हमको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्योंकि टी हमको डेज में रखना है तो 1 रखूंगा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.8। यानी जो 1.8 है ये डेली वेरिएशन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एवरेज डेली डिमांड तो आपको पता ही है क्या होती है, क्यू, पर कैपिटा डिमांड जो होती है वही तो होती है। तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड जो होता है उनके बीच में रिलेशन कौन से फॉर्मूले से होता है, तो आंसर क्या होगा, गोडरिच फॉर्मूले से होता है। गोडरिच फॉर्मूला होता क्या है, तो क्या आंसर होगा 1.8 टी की पावर -0.1। यहाँ पर 180 भी लिखा होता है तो आगे परसेंटेज लगा देगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, तो बात तो वही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ और है, डेली वेरिएशन फैक्टर कितना है हमारे पास, 1.8। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगला अगर वेरिएशन की बात करूँ, इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में, अगर इस फॉर्मूले में बात करें, कौन सा फॉर्मूला, पीक डिमांड और एवरेज डिमांड का जो रेशो है वो 1.8 इंटू में टी की पावर -0.1। अगर बात करें आवरली, यानी अगर मैं यहाँ पर करूँ मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो भैया मैक्सिमम आवरली डिमांड करेंगे तो आवरली में क्या आ जाएगा, टी का, क्योंकि ये डेज में रखना है। तो भैया डे में, तो 1 आवर को अगर डे में बदलना है तो 24 का भाग देंगे। ठीक है, 1 घंटे को अगर आवर को डे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 24 का अपन डिवाइड करेंगे। तो 1/24 जब करेंगे तो ये अपने पास आप कैलकुलेट करना 1.5 आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि मैक्सिमम डेली डिमांड तो कितना होता है 1.8 इंटू में एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, और मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है वो होती है 1.5 इंटू में
एक बार ध्यान से देखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत से वाले बच्चों को, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम आवरली डिमांड जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, एवरेज आवरली डिमांड, पूरा लिख लेते हैं, आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, यानी जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस दिन की एवरेज आवरली डिमांड है ये, एवरेज आवरली डिमांड है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो पहले तो मुझे बताओ एवरेज डेली डिमांड कितनी है, क्यू, एवरेज डेली डिमांड कितनी है, क्यू। तो मैं पहले एवरेज आवरली डिमांड निकालूँ, तो डेली डिमांड अगर क्यू है तो एवरेज आवरली डिमांड क्यों आ गई, क्यू बाई 24, तो 1.5 को तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। और एवरेज आवरली डिमांड कैसे होगी, डेली अगर क्यू है तो भैया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एवरेज आवरली डिमांड कितनी होगी, 24, परंतु ऑन मैक्सिमम डे, मैक्सिमम डे मतलब मैक्सिमम डेली वाली, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1.8 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1.8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1.8 से जब गुणा करोगे आप, 1.8 से गुणा करोगे तो 1.8 ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो 1.5 और 1.8 को जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 2.7 इंटू में क्यू बाई 24, और क्यू बाई 24 क्या है, बेसिकली ये है एवरेज आवरली डिमांड। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, यदि कहे भैया मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो उसके लिए जो वेरिएशन फैक्टर है, यानी कि जो गोडरेज फॉर्मूला है, इसमें टी का मान 1/24 रख के निकाला जाता है, तो वो आता है 1.5, यानी कि एवरेज आवरली वेरिएशन फैक्टर कितना है, आवरली वेरिएशन फैक्टर कितना है, 1.5। परंतु क्वेश्चन में अगर ये आता है, क्यों कि इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरेज आवरली डिमांड, यानी कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए, मैक्सिमम आवरली डिमांड। और यदि आपसे कोई पूछे मैंने क्या दे रखा है आपको, एवरेज आवरली डिमांड दे रखा है, तो भैया इसको गुणा किससे करना पड़ेगा, 2.7 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, 2.7 से। हाँ, परंतु क्वेश्चन में हो एवरेज आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, तो भैया वेरिएशन फैक्टर कितना होगा, 1.5। और ये कैसे आया 2.7, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। तो डेली वेरिएशन फैक्टर 1.8 और आवरली वेरिएशन फैक्टर कितना होगा, 1.5। मेरे ख्याल से ये थ्योरी भी क्लियर हो रही होगी, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आ रहा होगा। तो आप खुद से बताओ, आवरली वेरिएशन फैक्टर जो क्वेश्चन में बात हो रही है, क्वेश्चन में जो बात हो रही है, आवरली वेरिएशन फैक्टर क्या है, आवरली वेरिएशन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास कितना, ए आंसर 1.5। तो वीडियो को पॉज करके ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो एक दो तो आपको समझ में आ गए, डेली वेरिएशन फैक्टर और आवरली वेरिएशन फैक्टर, और 2.7 कब आता है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। 2.7 आवरली वेरिएशन फैक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि गोडरेज फॉर्मूले से नहीं आया ये, ठीक है। हाँ, जो रिलेशन है उससे हम आगे की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, तो मैं मिटा सकता हूँ ये, ठीक है। आप मेरे को लगता है कि आपने उतार लिया होगा, या फिर पॉज करके उतार लीजिए, वीडियो को बैक कर ले अगर नहीं उतार पाए तो। देन हमारे पास दो वेरिएशन फैक्टर और है गोडरेज फॉर्मूले में, अगर टी की जगह, क्योंकि हमारे पास क्या है 1.8 टी की पावर -0.1, तो अगर वीकली की बात करें तो वीकली में क्या होता है भैया, ये तो डेज में रखना है, तो अगर इसकी जगह हम कितना रखते हैं 7, क्योंकि भैया एक वीक में 7 आता है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वीकली वेरिएशन फैक्टर जो है वो आएगा 1.28। तो अगर हम कहें मैक्सिमम वीकली, जैसे दिवाली वाला वीक सब लोग सफाई कर रहे हैं, सब लोग सफाई कर रहे हैं, तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय हमारे पास क्या आएगा, वीकली वेरिएशन फैक्टर में मैक्सिमम वीकली डिमांड, वीकली डिमांड वो क्या होगी 1.28 इंटू में एवरेज वीकली डिमांड। अब आप कहोगे कि एवरेज वीकली डिमांड कैसे निकालना है, आसान है, हमको डेली तो पता है पर कैपिटा डिमांड, वही टोटल सप्लाई बटे 305 बटे में डिज़ाइन पॉपुलेशन, ठीक है। क्यों पता है, अब ये तो है एक दिन की, तो वीकली कितनी होगी, गुणा 7 कर दो, बात खत्म करो। तो Q इंटू 7 कर देंगे तो एवरेज वीकली आ जाएगी, उसको अगर 1.28 से गुणा कर देंगे तो मैक्सिमम वीकली आ गई, यानी वीकली वेरिएशन फैक्टर कितना होगा 1.28। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम मंथली डिमांड, इसी प्रकार से मैं बात करूँ मंथली डिमांड, अगर एवरेज मंथली डिमांड होगी तो वो कितनी होगी 1.48। वही इसमें फॉर मंथ के लिए टी की जगह यहाँ पर कितना रख दें 30 दिन, क्योंकि हम डेज में रखना है और मंथ में डेज कितना होता है 30 दिन, तो यहाँ 30 दिन रखना पड़ेगा आपको, तो आता है 1.48। आप कैलकुलेट करके देख लेना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वही एवरेज मंथली डिमांड,
ठीक है, एवरेज मंथली डिमांड। तो कुल मिला के मंथली वेरिएशन फैक्टर 1.48, वीकली वेरिएशन फैक्टर 1.28, डेली वेरिएशन फैक्टर 1.8 और आर्ली वेरिएशन फैक्टर 1.5 होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो आंसर बताओ खुद से। अगर मैं बात करूँ द आवरली वेरिएशन फैक्टर, तो ए आंसर होगा हमारा, ए आंसर मतलब 1.5। 8वां क्वेश्चन देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने आराम से हो जाएंगे। डेली वेरिएशन फैक्टर की बात करूँ तो डेली वेरिएशन फैक्टर कितना होगा, 1.8 होगा। ये कहाँ से आ रहा है, गोडरेज फॉर्मूले से। कहाँ से आ रहे हैं, गोडरेज फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आगे चले तो वीकली वेरिएशन फैक्टर की बात करें तो वीकली वेरिएशन फैक्टर आपको पता है कितना होता है, वीकली वेरिएशन फैक्टर यूजुअली टेकन एज, वीकली वेरिएशन फैक्टर जो होगा, मैंने उल्टा बोल दिया क्या यहाँ, हाँ ये उल्टा बोल दिया, कैलकुलेशन आप एक बार कर लेना। ये 1.48 होता है और ये सॉरी ये 1.28, यानी वीकली वेरिएशन फैक्टर होता है कितना, 1.48 और मंथली वेरिएशन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.28। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी, सॉरी। तो मंथली वेरिएशन फैक्टर क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन करके तो देखी नहीं, गोडरेज में डायरेक्ट बोल दिया। तो 1.28 मंथली, 1.48 वीकली। ठीक है, तो 1.48, तो हम 1.48 क्या लगाएंगे, वीकली वेरिएशन फैक्टर को टिक करेंगे। मंथली वेरिएशन फैक्टर अभी अभी आया, मंथली वेरिएशन फैक्टर कितना होगा, 1.28 हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम 11वां क्वेश्चन देखें। हम यहाँ पर शुरुआत में 15 क्वेश्चन ही करेंगे, देन अगला वीडियो में आपको 15 मतलब 60 से लेके 30 तक वाले वीडियो, इस तरीके से हम लेवल 1 कंप्लीट करके फिर लेवल 2 पे आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो आज शॉर्ट वीडियो होगा, पहला वीडियो, इस वजह से देन जैसा जैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे वैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको। ठीक है, और अगर आपको आगे भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चले। तो द रेशो बिटवीन पीक आवरली डिमांड, पीक आवरली डिमांड और एवरेज आवरली डिमांड, देखो आप वही वाला क्वेश्चन, पीक आवरली डिमांड और एवरेज आवरली डिमांड का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 2.7 और 1.5 कब होता था, वो जब होता है जब पीक आवरली डिमांड हो बटे में एवरेज आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, और परंतु यहाँ कोई मैक्सिमम डे बोला है क्या, डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, बिल्कुल बोला है जी, ऑफ मैक्सिमम डे। तो भैया हमारे पास ऑफ मैक्सिमम एवरेज आवरली डिमांड, सॉरी हाँ एवरेज डेली डिमांड होता ना तो आता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारे पास, 1.5। तो आंसर होगा हमारे पास एवरेज आवरली डिमांड, एवरेज आवरली डिमांड। हाँ एक बार देखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इस तरह के क्वेश्चन गलत भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये गलती नहीं होगी। तो आपके पास यहाँ पर 1.5 टिक करोगे या फिर ये, तो एवरेज आवरली डिमांड होता ना, सिंपल एवरेज आवरली डिमांड, तो हमारे पास आंसर क्या होता, तो हमारे पास आंसर होता 2.7, पर यहाँ आंसर होगा 1.5। ठीक है, तो ये इजीली आप कर सकते हो। आगे चलें, आगे हमारे पास है पीक फैक्टर। देखिए ये जो हमारे पास फैक्टर है कौन से, 1.8, 1.5, 2.7, 1.48, 1.28, ये बेसिकली किससे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो कि इससे बताइए गोडरेज फार्मूले से। परंतु ये तो हमारे पास है गोडरेज फार्मूला जो है कि ब्रिटेन में यूज़ होता है, यूके में यूज़ होता है। ठीक है, परंतु हम भी इसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम भी अंग्रेज़ों से ही ज़्यादा मोटिवेटेड है हमारे ज़्यादातर सिस्टम्स। परंतु इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है, उसने पीक फैक्टर डिफाइंड किए हुए हैं गोडरेज फार्मूले के अलावा। वो कहता है कि इतना ताम झाम मत करो, आप डायरेक्ट क्या करो, कुछ वेरिएशन फैक्टर जो कि किस पर निर्भर करते हैं, अपने पास सिंपल कैलकुलेशन नहीं, जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, कुछ पीक फैक्टर हैं जो आपको लिखा देते हैं, देन आप खुद से ही आंसर बता दो कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल कुछ पीक फैक्टर, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, नहीं तो 12 में ही पूछ लिया कि व्हाट इज द पीक फैक्टर। पीक फैक्टर पॉपुलेशन के आधार पर वेरिएशन बताता है डिमांड में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। क्या, एक तो देखिए शुरुआत में जैसे मान लो आपको 100 लोगों का खाना तैयार करना है, तो 100 लोगों का खाना तैयार करना है तो सामान तो मान लीजिए पकवान उतने ही हैं जितना शादी में 100 लोगों का खाना है, परंतु वहीं उतने ही वही पकवान है, पर मान लीजिए 1000 लोगों में करना है तो रिलेटिवली खर्चा मतलब वैसे तो ज़्यादा होगा क्वांटिटी में, परंतु वेरिएशन मतलब सारा रायता हमको 100 लोगों के लिए भी बिछाना पड़ेगा और सारा रायता हमको फैलाना पड़ेगा और सारा रायता हमको किसमें, 1000 लोगों के लिए भी। तो यानी जितना ज़्यादा लोग बढ़ते जाते हैं खर्चा मतलब प्रोपोर्शनली कम होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ जो इनिशियल लेवल पे तैयारी वो तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है पीक फैक्टर उतना ही कम होता चला जाता है, क्योंकि फिर वो एक दूसरे से बैलेंस होता रहता है डिमांड में, ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होकर वो आपस में बैलेंस हो जाता है। पर शुरुआत में जो खर्चा होना है वो तो होना ही है, चाहे वो 10 लोगों के लिए आप करो चाहे 100 लोगों के लिए करो। इसी प्रकार से वाटर डिमांड भी जितनी हमारे पास वेरिएशन जो होगा कम में ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वेरिएशन फैक्टर कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक डेटा है, अब ये है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल जो है वाटर सप्लाई का, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, अप टू 50,000 50,000 लोगों के लिए ये पीक वेरिएशन फैक्टर कितना है 3। फिर हमारे पास 50,000 से लेके 2 लाख से 2 लाख जो है 2 लाख की जो जनसंख्या है उसके लिए है 2.5, और अगर 2 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या है 2 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या है तो उसके लिए वेरिएशन फैक्टर कितना है 2 है, ठीक है, यानी मैक्सिमम ये होता है। और गाँव में वैसे ही पॉपुलेशन कम होती है तो रूरल एरिया के लिए पीक वेरिएशन फैक्टर सिंपल होता है कितना 3, ठीक है। तो याद रखना पीक